हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज का जो टॉपिक है शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक। ठीक है ना। तो आज अपन केवल शून्य कोटि अपक्रिया के लिए गणितीय व्याख्या निकालेंगे। क्वेश्चन दो प्रकार से आ जाता है। कैसे कैसे आता है, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि के लिए गणितीय व्याख्या कीजिए। या तो ये क्वेश्चन अर्धायुकाल के लिए पूछा जाता है, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके अर्धायुकाल के लिए व्यंजक निकालिए, सूत्र निकालिए। तो आज का जो ये टॉपिक है केवल आपको पढ़ाऊंगा मैं, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं और इसके गणितीय व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। अर्धायुकाल का जो अगला वीडियो रहेगा, ठीक है, मैं सोचता हूँ छोटा सा वीडियो रहे लेकिन आप विधिवत इसको समझ जाएं। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले कोटि क्या है, कोटि किसे कहते हैं यही समझना है। तो कोटि क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या, ठीक है, जो कि अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे किसी भी अभिक्रिया में पानी के मान लीजिए 5 अणु भाग ले रहे हैं या कि हाइड्रोजन के 5 अणु भाग ले रहे हैं, तो 5 अणु में से ऐसे कितने अणु हैं, 5 अणु में से ऐसे कितने अणु हैं जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में दायित्व रखते हैं, तो जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने में साथ दे रहे हैं या उस पर निर्भर हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे अभिक्रिया की कोटि। समझ रहे ना। इनको जो व्यक्त किया जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुलवर्ग एवं बागे का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो अभिकारकों के जो सांद्रण के रूप में इसे व्यक्त करते हैं, मतलब अभिकारकों के घातांक के रूप में इसे लिख करके अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करते हैं, और इनका योग मतलब जो घातांक है सांद्रण के घातांक का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये अपन एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है शून्य कोटि। तो कोटि क्या है पहले समझ गए ना, कि जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। अब यदि अभिकारकों की कोटि शून्य है, समझ रहे ना, मतलब यदि किसी भी अभिकारक के सांद्रण पर अभिक्रिया निर्भर नहीं करती, किसी भी अभिकारक के सांद्रण पर यदि अभिक्रिया निर्भर नहीं करती तब उसे शून्य कोटि कहेंगे। अभिकारक या क्रियाकारक, देखिए, तो जब क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, मतलब सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती। ठीक है ना। और जब सांद्रण 1 हो तो प्रथम कोटि कहलाएगा, सांद्रण 2 हो तो द्वितीय कोटि कहलाएगा। ठीक है ना। तो शून्य कोटि में क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर है सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। क्लियर। जैसा कि मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक अभिकारक है, वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ये आपके पास अभिकारक है, ए है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो ये जो हमने लिया वो अभिकारक कहलाया, लेकिन यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी का निर्माण कर दिए या हाइड्रोजन पराक्साइड बना दिए, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो बनने वाला जो पदार्थ है वो कहलाता है उत्पाद। और जो हमने लिया रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिन पदार्थों का हमने उपयोग किया है ना, जिनका हमने अभिकारक के रूप में उसमें योगदान दिया, अर्थात लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। सिंपल है यार, कुछ भी टफ नहीं है। तो मान के चलते हैं कि आपके पास कोई अभिकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ए अभिकारक है, किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, उत्पाद में। तब टी समय में क्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर टी समय में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे ए में परिवर्तन हो रहा तो dA/dt कर देते हैं, समय के साथ ए मतलब अभिकारक में परिवर्तन। क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे हम यदि x लेते तो dx/dt होता और उसकी सांद्रता के घातांक पर निर्भर करता है। तो यहां पर जो सांद्रता है 0 है, क्योंकि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उस सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, इसलिए जो अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे 0 दर्शाया गया है। समझ रहे हैं कुछ बात। dA/dt क्या है, समय के साथ ए में परिवर्तन, और ए हमने अभिकारक माना है, तो समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन, इसलिए dA/dt लिखा है यहाँ पर। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है, 1/0 मतलब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। अभी यहाँ पर 1 2 3 होता तो सांद्रण पर निर्भर करती, लेकिन 0 है, मतलब यहाँ पर सांद्रता 0 है,
अभिकारक की सांद्रता 0 है। तो ऐसी अभिक्रिया जो कि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 0 लगाया है। अब हम यदि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जहां पे के क्या है, नियतांक है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट थोड़ा समझिएगा, मान के चलते हैं कोई भी आपके पास पदार्थ, मान के चलते हैं कोई भी आपके पास पदार्थ है, जब वह अभिकारक से उत्पाद में बदलता है, जब वह अभिकारक से उत्पाद में बदलता है तो कहीं ना कहीं अभिकारक में कमी होगी, होगी कि नहीं होगी, जी हाँ होगी। तो यदि आपके पास प्रारंभ में, समझिएगा, यदि प्रारंभ में आपके पास टोटल A हो, कितना हो, A हो, और इसके बाद X परिवर्तित हो गया हो, मतलब उत्पाद X में बदल गया हो, तब शेष जो अभिकारक है वो A माइनस एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि जो A का X वाला भाग उत्पाद बना लिया, क्या बना लिया, उत्पाद बना लिया ना। मैं क्या कह रहा हूं, प्रारंभ में ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक की मात्रा कितनी है, तो अभिकारक की मात्रा A है। अब धीरे धीरे वो उत्पाद में बदल रहा है, मतलब कुछ मात्रा उत्पाद में बदल जा चुका है, X मात्रा, तो अब शेष कितना अभिकारक, तो A माइनस एक्स है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर माना गया है, सॉरी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो यहां पर माना गया कि प्रारंभिक सांद्रण A था, मतलब अभिकारक की सांद्रण कितना रहा भाई, A रहा, मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स क्या है, सांद्रता की इकाई है। सांद्रता कहलाती क्या है, मान लीजिए आपके पास विलयन है तो इकाई आयतन है, उसमें कितना विलेय पदार्थ है वो सांद्रता कहलाती है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा मोल, और आपका लीटर में जो विलयन का आयतन है उसका इकाई लीटर है, ठीक है ना, तो मोल प्रति लीटर होता है, इसलिए मोल लीटर इनवर्स। तो प्रारंभिक सांद्रण कितना, A मोल लीटर इनवर्स, तथा किसी समय t पर, मतलब कुछ समय पश्चात A का सांद्रण x मोल प्रति लीटर इनवर्स क्रिया करके किस में बदल देता है, उत्पाद में बदल देता है। तब जो है अब क्रिया की दर, ठीक है ना, A माइनस एक्स मोल लीटर इनवर्स पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट आपने पढ़ ही लिया कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती उसे हम कहते हैं शून्य कोटि, सिंपल है। तो प्रारंभ में सांद्रण A था, है ना, कुछ परिवर्तित हो गया तो x मोल परिवर्तित हो गया, तो आपके पास बचा कितना, A माइनस एक्स, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है उस सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टोटल शेष, मतलब कैपिटल A का मान कितना है, A माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर याद ये रखना है आपको, किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का घात कितना हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट, कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर लिखा गया कि A माइनस एक्स का पावर 0 बराबर 1 होता है ना। किसी भी कंसंट्रेशन, मतलब C मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रण, तो यहां पर जो है C के पावर 0 किया गया बराबर 1, मतलब कि C का भी घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान इकाई होता है। अब यहां पर स्टूडेंट dt नीचे है, ठीक है ना, यदि इसको पक्षांतर कर दें तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। यहां पर dt किस में है, भाग में है, जब पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास समीकरण 1 आ सकता है। अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में समाकलन कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें। देखिए मैं आपको समझाते चल रहा हूं, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लिखते चलना, ठीक है ना। चलिए समाकलन करने पर देखिए, समाकलन जब करेंगे तो समाकलन का चिन्ह होता है ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है ना, dx और यहां पर k dt समाकलन का चिन्ह है। क्लियर स्टूडेंट, यहां रखना है ध्यान कि यहां पर समाकलन का चिन्ह कितना होता है, तो यहां पर आप याद रखिए ये समाकलन का चिन्ह है। तो हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया, ठीक है ना, किस पे, समीकरण 1 में। अब याद ये रखना है कि जैसे भी कोई भी आपके पास 1 है तो 1 का समाकलन होता है x के सापेक्ष। तो जैसे यहां पर 1 है तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और यहां पर जो आपका dt है, के जब बाहर ले लेंगे तो dt का समाकलन हो जाएगा, 1 रहेगा तो t हो जाएगा, प्लस आपका c समाकलन नियतांक, जहां c क्या है, समाकलन नियतांक। क्लियर, यहां पर मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूं कि यहां पर होता 1 dx हो जाता और के जब बाहर ले लेता तो 1 dt हो जाता। इसके बाद स्टूडेंट 1 का फिर क्या हो जाता, 1 का क्या हो जाता, तो फिर 1 का हो जाता, t हो जाता। क्लियर, तो ये आपको समझ लेना है। तो x बराबर kt प्लस c। अब c कहां से आ गया, समाकलन एक नियतांक मान के चलते हैं, समाकलन में c को हम समाकलन नियतांक मान के चलते हैं। अब यदि आपसे कहा जाए कि t बराबर 0 है, t बराबर 0 मतलब
अभिकारक जो है उत्पाद में बदल ही नहीं रहा है प्रारंभिक स्थिति पे। जैसे मान के चलते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपने लिया, अभी लिया है, अभी उनके बीच रिएक्शन नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपने लिया है, उनके बीच रिएक्शन नहीं हुआ है, अर्थात वो H2O या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में नहीं बना हुआ है। तब ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो मूल अवस्था में है, यानी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन उत्पाद जो है वो जीरो है। समझ रहे ना? तो मैंने माना था ए क्या है अभिकारक, एक्स क्या है उत्पाद। तो यहां पर जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, समय जीरो है, तो एक्स का मान जीरो होगा, मतलब उत्पाद कितना होगा, जीरो होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा उत्पाद में। क्लियर? तो यहां पर जब मान रखेंगे, इसको आप समीकरण 2 दे दो, तो समीकरण 2 से मान रखने पर, तो जब यहां पर x का मान रखेंगे जीरो, टाइम का मान रखेंगे जीरो, मतलब जब टाइम कितना हो, जीरो हो, अर्थात क्रियाविधि शुरू ही नहीं हुआ हो, तब यहां पर c का मान आएगा जीरो आ जाएगा। क्लियर? यहां पर जीरो है तो सब कुछ जीरो है, तो c का मान आ गया जीरो। अब c का मान हम कहां पर रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है ना, c का मान रखने पर समीकरण 2 में। ठीक है ना, तो यहां पर रख दीजिए जीरो, तो कितना आएगा, x बराबर kt। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x बराबर kt, और k बराबर, इधर t इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x बटे टी। यही शून्य कोटि के वेग नियतांक का व्यंजक है। ठीक है ना, यही शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का व्यंजक है, k इक्वल आ गया x अपान टी। तो ये छोटा सा वीडियो महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा शून्य कोटि के अर्धायुकाल का व्यंजक, आप लोगों को यदि अच्छे से पढ़ाई करना है तो मेरा चैनल विजिट कर लें। इसका नोट्स परचेस करना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। ठीक है, 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का पूरा विधिवत नोट्स दिया जा रहा है। और हाँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वीडियो लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो लेक्चर पूरे देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो फिर चलें स्टूडेंट, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको, यदि अच्छा लगे, और अच्छा ना भी लगे तो भी बताना, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।